नेहरू नहीं, पटेल ने संभाला था देश का सबसे बड़ा संकट। लौह पुरुष ने आखिर कैसे जोड़ी 565 रियासतें। 15 अगस्त 1947 देश की आज़ादी का दिन तय हो चुका था, लेकिन यह आज़ादी अधूरी थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत के सीने पर 565 खंजर घोंप दिए थे। और ये खंजर थे 565 रियासतें। इन्हें छूट थी कि वो चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में मिले, या चाहे तो खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर दें। भारत खंड खंड होने की कगार पर था और इसी मुश्किल समय में देश को एक ऐसा सारथी मिला जिसने इस बिखरते भूगोल को एक सूत्र में पिरोने की ठान ली। कितना मुश्किल काम था ये समझना बहुत जरूरी है। और सरदार पटेल ने कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया, ये समझना आज हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में कुछ बातें इतिहास से सामने आती हैं। इतिहासकारों और अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 500 से ज़्यादा रियासतें लगभग 48% भारतीय क्षेत्र और 28% आबादी को पूरी तरह से कवर करती थी। और ये रियासतें कानूनी रूप से ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करती थीं, लेकिन ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन थी और इस नाते ब्रिटिश सरकार इन रियासतों और उनके राजाओं को उपयोग में नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के खिलाफ एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये उनकी चाल थी। बहरहाल देश के पहले गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। वीपी मेनन की सहायता से रियासतों के एकीकरण का काम उन्हें सौंप दिया गया। गृह मंत्री के तौर पर उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे स्वीकार भी किया। सरदार पटेल ने अपने तरकश में साम दाम दंड भेद सभी तरह के तीर रखे थे और देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने कदम आगे बढ़ा दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल वीपी मेनन को प्रीवी पर्स और सम्मान का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दे चुके थे। साफ ये कह चुके थे कि जो प्यार से माने उसे गले लगा लो, लेकिन जो आंखें दिखाए उसे उसी की भाषा में समझाओ। रियासतों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थे, मान जाओ या मानने के लिए मजबूर कर दिए जाओगे। और कुछ रियासतों ने तो भारत में शामिल होने का निर्णय कर लिया, लेकिन कई राजा महाराजा अपनी इस जिद को छोड़ने को तैयार नहीं हुए, जबकि कुछ रियासतों ने तो स्वतंत्र रहने का ही मन बना लिया था। त्रावणकोर यानी आज के केरलम का एक हिस्सा इसे समझिए। भोपाल, जोधपुर जैसे और कई अलग अलग राज्य भी अलग राह पकड़ चुके थे और जिन्ना उन्हें पाकिस्तान की तरफ खींचने में जुटे हुए थे। यही उनकी मंशा भी थी कि किसी भी तरीके से कुछ टुकड़े जो हिंदुस्तान के और हैं वो उनसे छिटके रहें और पाकिस्तान के करीब रहें या उसमें मिल जाएं। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भारत के इस लौह पुरुष ने अपनी बेहद सूझबूझ से जिन्ना के मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। सबसे पहले बात त्रावणकोर की करते हैं। दक्षिण तटीय राज्य त्रावणकोर उन रियासतों में से एक था जिसने भारत के साथ साथ इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर करने से साफ मना कर दिया था, यानी जिसके तहत भारत में उनका विलय होने वाला था। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तमाम उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक त्रावणकोर के दीवान सर सीसी रामास्वामी अय्यर ने यूके गवर्नमेंट के साथ में चोरी छिपे ही एक संधि कर ली थी। यूके की सरकार स्वतंत्र त्रावणकोर के पक्ष में थी क्योंकि ये क्षेत्र मोनोजाइट नाम के खनिज से पूरी तरह से समृद्ध था। और आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर अब कौंध रहा होगा कि आखिर ये मोनोजाइट था क्या, इसका इस्तेमाल क्या था। मोनोजाइट न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ में ब्रिटेन को बढ़त दिला सकता था और ये एक बड़ी ताकत बन सकता था। और शायद इसीलिए भी एक कूटनीतिक चाल से ब्रिटेन ने ये सब कुछ किया। खैर, वक्त बढ़ा, तभी एक ऐसी घटना हुई जिससे सर सीपी रामास्वामी अय्यर का यूके से मोहभंग हो गया। तारीख आगे बढ़ी। 25 जुलाई 1947 तिरुवनंतपुरम में
सर सीपी अय्यर का जानलेवा उनके ऊपर हमला हुआ और यह हमला केसीएस मणि नाम के एक क्रांतिकारी ने किया। इतिहासकारों के मुताबिक मणि ने अंधेरे का फायदा उठा करके दीवान पर दरांती से कई वार कर दिए और इससे दीवान के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं, लेकिन जान बच गई। और इस घटना के बाद अय्यर ने भारत से जुड़ने का फैसला कर लिया। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में आखिरकार शामिल हो गया। एक अलग तरीके से डील आखिरकार सरदार पटेल ने की, कामयाबी आखिरकार मिल ही गई। कुछ और हिस्से थे जहां ऐसे ही कदम बढ़ाए गए। अब बात जोधपुर रियासत की। रियासत का राजा हिंदू था, प्रजा भी हिंदू थी, फिर भी राजा का झुकाव पाकिस्तान की ओर था। इतिहासकारों के मुताबिक अनुभवहीन राजा धनवंत सिंह ने यह अनुमान लगाया कि पाकिस्तान के साथ उनकी रियासत की सीमा लगने से वो पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे तरीके से सौदेबाजी कर सकते हैं। 5 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने जिन्ना से मुलाकात भी कर ली और कुछ ऐतिहासिक विवरण के मुताबिक उस मीटिंग में जिन्ना ने राजा हनुमंत के खाली कागजात पर साइन भी करवा लिए थे और यह कहा था कि पाकिस्तान में मिल जाइए, सारी शर्तें उनकी मान ली जाएंगी। हनुमंत के पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले की खबर मिलते ही जोधपुर की जनता अपने ही राजा के खिलाफ खड़ी हो गई। तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो हनुमंत के दीवान ने वीपी मेनन को इस बात की खबर दी और इसके बाद सरदार पटेल ने हनुमंत को सीधी दिल्ली तलब कर लिया। 10 अगस्त 1947 को हनुमंत दिल्ली पहुंचा तो सरदार पटेल ने उन्हें ढंग से समझा दिया। हनुमंत को जिन्ना के नापाक इरादों के बारे में आगाह कर दिया। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर स्वतंत्र रहना है तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जनता के विद्रोह करने पर भारत सरकार फिर कोई मदद नहीं करेगी। यानी दो टूक लहजे में सरदार पटेल ने समझा दिया कि तुम्हारा हश्र क्या होने वाला है और अंजाम तुम्हारी जिद का क्या होगा। और आखिरकार ये सरदार पटेल की सूझबूझ और समझाइश काम कर गई। 11 अगस्त 1947 को महाराजा हनुमंत सिंह ने उसी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। जोधपुर भारत का हिस्सा बन गया और इसी तरह से भोपाल के भारत में शामिल होने की भी कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। यहाँ एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्लाह खान अधिसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन कर रहा था। नवाब मुस्लिम लीग का करीबी था, कांग्रेस का घोर विरोधी था। हालत ये थी कि भोपाल के भीतर तिरंगा फहराने और भारत के पक्ष में नारे लगाने पर पूरी तरह उसने पाबंदी लगा दी। खैर, भारत में शामिल नहीं होने के नायब के फैसले के खिलाफ भोपाल की जनता ने भी विद्रोह छेड़ दिया था। कई दूसरे लोगों के साथ में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उन्होंने आंदोलन की कमान संभाल ली। और ऐसे में नवाब की पुलिस ने बड़े नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। इस बीच रायसेन में तिरंगा फहराने पर रोक लगाई गई और तब पुलिस की गोलियों से 4 नौजवान वहां शहीद हो गए और हालत इतनी बिगड़ने लगी कि सरदार पटेल ने आखिरकार मोर्चा संभाल लिया। इतिहासकारों के मुताबिक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नवाब को मैसेज भिजवाया कि भारत सरकार बल प्रयोग से नहीं हिचकेगी, अगर जरूरत पड़ी तो जबरदस्त बल प्रयोग होगा। चारों तरफ से घिरने और जनता के भारी आक्रोश को देखते हुए आखिरकार भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान मजबूर हो गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और ऐसे में वो भोपाल की रियासत वाला हिस्सा भी भारत में जुड़ गया। अब बात हैदराबाद की, जिसकी कई बार आपने चर्चा सुनी भी होगी, और ये सभी रियासतों में सबसे बड़ी और घनी रियासत थी हैदराबाद की रियासत। और तब वहां निजाम मीर उस्मान अली शासन करता था। उसने एक स्वतंत्र राज्य की मांग की। आसान भाषा में अगर कहें तो भारत में शामिल होने से उसने साफ इनकार कर दिया था। जानकारों के मुताबिक रियासत की 85% से ज्यादा आबादी वैसे हिंदुस्तान की, उसी हैदराबाद की हिंदू थी, जहां मुस्लिम उन्हें रूल कर रहा था। लेकिन सत्ता और बड़े पदों पर मुसलमानों का ही पूरी तरह से हैदराबाद में कब्जा था। कासिम रिजवी के नेतृत्व में रज़ाकार नाम का उग्रवादी संगठन
जनता पर जुल्म करता रहा। कई दफा आज के सियासतदानों की जुबान से भी इन्हीं रजाकारों का नाम आप सुनते भी होंगे। लेकिन जुल्म और सितम तो बढ़ता जा रहा था। कोशिश ये थी कि इस मसले को बातचीत से हल कर लिया जाए। शुरुआत की गई, समझाने बुझाने की कोशिश भी की गई। सरदार पटेल ने वो तमाम चीजें शुरुआत में की जो शांतिप्रिय तरीके से की जा सकती थी। लेकिन जब कोई नतीजा नहीं निकला तो हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में आखिरकार दाखिल हो गई और तब दिखा लौह पुरुष का वो रूप जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बनाता है। 4-5 दिन की सैन्य कार्रवाई के बाद आखिरकार हैदराबाद के निजाम की अकल ठिकाने आ गई। सेना ने उसके हथियार डाल दिए। हैदराबाद ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। इतिहास में उन सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से भी जाना जाता है। और इसी तरह जूनागढ़ के भारत में शामिल होने की भी एक दिलचस्प कहानी है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तब जूनागढ़ के मुस्लिम नवाब ने पाकिस्तान में मिलने का खत उन्हें भेज दिया था, जिसे पाकिस्तान सरकार ने खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुशल रणनीति के आगे ना नवाब की चली ना पाकिस्तान की। जूनागढ़ की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी जो भारत के साथ ही रहना चाहती थी। यानी वहां की आवाम की कतई इच्छा नहीं थी कि वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन ऐसे में ये कदम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया कि किस तरीके से उनकी नीतियां नाकाम हो और भारत एक अखंड भारत बन सके। 2 राज्यों के शासक मांगरोल और बारियावाड़, जो कि जूनागढ़ के ही अधीन थे, इन दोनों ने भारत में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। लेकिन जूनागढ़ के नवाब ने बल प्रयोग कर दोनों पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद पड़ोसी राजाओं ने भारत सरकार से आखिरकार मदद मांगी। भारत सरकार ने जूनागढ़ की आर्थिक घेराबंदी कर दी, यानी व्यापार, कोयला, रसद, तमाम सप्लाई को रोक दिया गया। सरदार पटेल ने यहां पर वो सख्त रूप दिखाया जिसकी वाकई उस वक्त भारत को जरूरत थी। भारतीय सेनाओं ने मांगरोल और बाबरियावाड़ का पूरी तरीके से कब्जा घेर कर उस पर आखिरकार कर ही लिया। भारत सरकार ने जनमत संग्रह के मुद्दे के समाधान का प्रस्ताव भी रख दिया और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। 99% से ज्यादा लोगों ने आखिरकार भारत के पक्ष में वोट दिया और इसके बाद जूनागढ़ पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन उधर कश्मीर के भारत में विलय की कहानी भी बहुत दिलचस्प है और देश का हर स्कूली बच्चा इससे किताबों के जरिए तो वाकिफ है, लेकिन ये किस्सा बार बार याद करने की जरूरत है। कश्मीर का राजा हिंदू था जबकि ज्यादातर प्रजा मुस्लिम थी। देश की आजादी के वक्त महाराजा हरि सिंह ने ना तो भारत में और ना पाकिस्तान में विलय का फैसला किया। उनकी मंशा कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र रियासत बनाए रखने की थी। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। हमलावर श्रीनगर के बेहद करीब पहुंच गए और अब मरता क्या न करता। संकट में घिरे महाराजा को भारत की याद आखिरकार आ ही गई। राजा ने शेख अब्दुल्ला को अपने प्रतिनिधि के रूप में मदद के लिए दिल्ली भेजा। अब कई इतिहासकारों के मुताबिक 27 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन संविधान की धारा 3 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये रियासतें भारत में नहीं मिलती तो मुल्क की आज़ादी बेमानी सी लगती। 565 टुकड़ों को जोड़कर किस तरह से उस महामानव ने अखंड भारत की नींव रखी, उन्हें दुनिया ने लौह पुरुष और आधुनिक भारत का मूर्तिकार कहा। मैं हूं प्रशांत जरहे। अपनी कूटनीति से राजा रजवाड़ों को भारत में शामिल करने वाले शिल्पकार सरदार पटेल की इस कहानी को लिखा जयशंकर ने। देश दुनिया की खबर के लिए, अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम हमारे साथ रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।